Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. Today now we are going to discuss about our next topic A of the chapter number 6 bioenergetics. हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्राइब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कि जो पिगमेंट्स हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स उनको हमने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उनकी मेनली जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जैसे क्लोरोफिल है, ज़ैंथोफिल्स वगैरह, कैरोटिनॉइड्स, इनको जो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस हमारे टॉपिक में कि कौन कौन से ऐसे पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनके हेल्प से फोटोसिंथेसिस जो उसको परफॉर्म किया जाता है या फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म होती है इन मेनली लीव्स वगैरह में, ग्रीन प्लांट्स में, और साथ में एल्गी वगैरह जो फोटोसिंथेटिक एल्गी है, और इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनमें भी जो पिगमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जिनके हेल्प से फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म होती है। तो सेम यहाँ पे इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हमारे पास मेनली जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो स्टार्ट में सबसे पहले तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपकी बुक के जो पेज है जिसमें आपका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है उस पे ही लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको आपने नोट करना है। लाइक सबसे पहले तो ये देखें कि जो रेंज होती है कि पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट ऑब्जर्व विजिबल लाइट, और उसकी रेंज जो आपने याद करनी है वो है 380 to 750 नैनोमीटर इन वेवलेंथ। ये एमसीक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जा सकता है। अब इसके अलावा जो अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो हर पिगमेंट जो है वो डिफरेंट कैटेगरी का होता है कि हर पिगमेंट जो है वो एक डिफरेंट वेवलेंथ जो है उसको यानी कि एब्जॉर्व करता है। ठीक है, और उसकी जो रेंज होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी कि जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो रेड कलर की जो लाइट है उसको एब्जॉर्व करते हैं, कुछ ग्रीन को, कुछ येलो को। ठीक है, तो हर एक जो पिगमेंट है उसकी कैटेगरी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए जो पिगमेंट है वो किस किस्म की जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, तो वो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, यानी एक ऐसा मीटर है जिसके ज़रिए हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि जो पिगमेंट है इसकी नेचर क्या है और किस किस्म की वेवलेंथ को ये ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो एक ग्राफ बनता है, ठीक है, यानी कि जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो पिगमेंट है वो किस किस्म की जो वेवलेंथ ऑब्जर्व कर रहा है और जो एक जो रेशियो आ रही है वो क्या है हमारे पास। तो एक प्लॉटिंग जो ग्राफ होता है वो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है एक्शन स्पेक्ट्रम, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें आपने ये याद रखना है कि जो पिगमेंट्स हैं उनकी विजिबिलिटी जो रेंज है वो कितनी है ऑब्जॉर्व करने की वेवलेंथ को। ठीक है, 380 to 750 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। इसके अलावा आपको इंस्ट्रूमेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, और जो ग्राफ बनता है, इमेज बनती है, वो आपको जो है वो इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम जाएंगे जैसे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब जो मेनली जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो हमारे पास उसकी 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है जी, एक तरफ हमारे पास है क्लोरोफिल, और दूसरी तरफ हमारे पास हैं कैरोटिनॉइड्स। ठीक है जी, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स, इनको जो हम मेनली जो है वो डिस्कस करेंगे। दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले क्लोरोफिल को देखें तो इसकी भी फर्दर बहुत डिफरेंट कैटेगरीज हैं और कैरोटिनॉइड्स जो हैं इनकी भी कैटेगरीज है। सबसे पहले तो हम इनको थोड़ा सा वो देख लें कि ये हैं क्या। ठीक है, लाइक अगर आप क्लोरोफिल देखें तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो है क्लोरो। ठीक है, और जो सेकंड वर्ड है वो है फाइलोन, यानी कि कॉम्बिनेशन है। तो इन दोनों को मिलाकर जो है वो बन गया क्लोरोफिल। ठीक है, जो क्लोरो है ये हम यूज़ करते हैं ग्रीन सरफेस के लिए। ठीक है, और जो फाइलोन का वर्ड है ये हम यूज़ करते हैं लीफ के लिए। ठीक है जी, यानी कि ग्रीन लीफ, ये इस क्लोरोफिल का जो है वो मतलब है ग्रीन लीफ। ठीक है जी,
तो ये पॉइंट जो है वो आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि जो क्योंकि अगर हम बायोलॉजी को देखें तो उसमें हम हर चीज़ जब भी डिस्कस करते हैं तो हम उसके जो नेमिंग है, उसके जो नोमेनक्लेचर है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो क्लोरोफिल जो है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, क्लोरो एंड द फाइलोन। क्लोरो मीन ग्रीन एंड द फाइलोन मीन लीफ, तो कॉम्बिनेशन से बना ग्रीन लीफ, ये मतलब है किसका, क्लोरोफिल का। ठीक है, ओके अब हमें ये हमें पता चल गया कि जो क्लोरोफिल है ये है क्या। अब हम देखें तो क्लोरोफिल की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक कुछ क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी। ठीक है जी, ये हमारे पास मेन क्लोरोफिल की कैटेगरीज हैं, जिसमें अगर आप देखें क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है, ये जो क्लोरोफिल ए एंड बी हैं ये मोस्टली प्लांट्स में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर इन दोनों में से क्लोरोफिल ए जो है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि मेजॉरिटी जो है वो किसकी है, क्लोरोफिल ए की। इसके अलावा जो रिमेनिंग है वो फोटोसिंथेटिक एल्गी जो हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक एल्गी हैं उन्होंने भी अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करना है, तो इस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो ये हैं। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो क्लोरोफिल ए एंड बी है ये प्लांट्स वगैरह में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो क्लोरोफिल ए की है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्लोरोफिल होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं और उनको हम कहते हैं दीज आर द बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। ये सारी बातें तो क्लियर होगी हमारी। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। ठीक है जी, अब जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया वगैरह में मौजूद होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। ठीक है, अब इसकी बहुत सी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लाइक इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल सी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल सी एस। ठीक है जी, इसी तरह बैक्टीरियो क्लोरोफिल डी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एफ एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल जी। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स की, जिसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बी, सी एस, डी, ई, एफ एंड जी। तो ये एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल है वो किस कैटेगरीज में जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ए, बी, सी एस, डी, ई, एफ एंड जी। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स की। अब जो है वो क्योंकि हमने क्लोरोफिल का तो मेन देख लिया कि क्लोरोफिल की टाइप्स कितनी हैं, ठीक है, और ये है क्या। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे अपने जो कैरोटिनॉइड्स है उसके मुतालिक। यहाँ पे ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे पास मेन क्लोरोफिल्स हैं, ठीक है, उसकी कितनी कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज, ए, बी, सी, डी। और जो बैक्टीरिया क्लोरोफिल्स हैं वो यानी कि उसकी जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने अभी जो है वो क्लोरोफिल जो है उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये क्या हैं। जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ये आपने याद रखना है, दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स जो हैं अबाउट 1100 नाउन टाइप्स हैं कैरोटिनॉइड्स की। ठीक है जी, जिनको हम 2 मेजर क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्लास है ज़ैंथोफिल्स और सेकंड क्लास है कैरोटीन्स। ठीक है जी, जो कैरोटिनॉइड्स हैं दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स, अबाउट 1100 इनकी नाउन टाइप्स हैं और इनको हम 2 मेजर क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास है ज़ैंथोफिल्स और सेकंड क्लास है कैरोटीन्स। ठीक है जी, और इनके मुतालिक अब हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि हमें ये क्लियर हो जाए कि ज़ैंथोफिल्स क्या हैं और कैरोटीन्स क्या हैं। ठीक है, याद रखें कि जो ज़ैंथोफिल्स हैं इनमें ये ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होती है, that contains oxygen, ठीक है जी। वाइल कैरोटीन्स की अगर हम बात करें तो कैरोटीन्स जो हैं ये कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस हैं कि इनमें
ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, कंटेन नो ऑक्सीजन। ठीक है जी। अच्छा, अब जो कैरोटीन्स हैं इनके मुतालिक कुछ इस तरह से कहा जाता है कि हम कैरोटीन का वर्ड जो है, कैरोटीन की जो टर्म है वो यूज़ करते हैं फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। यानी कि जो कैरोटीन्स हैं इनकी टर्म हम इनके लिए यूज़ करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो रेंज होती है वो होती है अबाउट C40 to HX, यानी कि ये वेरिएबल आ जाता है कि ये चेंज हो जाएगा, इसकी अमाउंट कुछ भी हो सकती है। कार्बन की अमाउंट जो है वो 40 रहेगी। क्लियर। तो यहाँ से आपको इनमें डिफरेंस पता चल गया होगा ज़ैंथोफिल्स में कि इनमें ऑक्सीजन नहीं होती। ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको याद रखना है। और जो कैरोटीन्स हैं इनकी टर्म हम यूज़ करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए, जिनकी जो रेंज है वो इतनी है और इनमें कोई ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है, हमें कुछ ये पता होना चाहिए कि जो कैरोटिनॉइड्स हैं दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ये क्लास है। ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं। तो कैरोटिनॉइड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं जैसे टेट्राटर्पिनॉइड्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड टेट्राटर्पिनॉइड्स। ठीक है जी। इन्हें हम टेट्राटर्पिनॉइड्स भी कहते हैं, या हम इन्हें टेट्राटर्पेंजिस भी कह सकते हैं। टेट्राटर्पेंजिस। वो क्यों? उसकी वजह ये है कि टेट्राटर्पेंजिस का मतलब ये है कि इनमें 8 आइसोप्रीन के यूनिट्स होंगे, आइसोप्रीन के 8 यूनिट्स। ठीक है जी। और अलॉन्ग विथ 40 कार्बन एटम्स। ठीक है जी। तो ये मतलब है टेट्राटर्पेंजिस का। ठीक है जी। या इन्हें हम टेट्राटर्पिनॉइड्स भी कह सकते हैं, कैरोटिनॉइड्स को। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। ज़ैंथोफिल्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है और जो कैरोटीन्स हैं वो ये हैं। अच्छा, अब जो ज़ैंथोफिल है ज़रा इसके नाम को भी देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ज़ैंथोफिल है क्या। ज़ैंथोफिल इज़ आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। ठीक है जी। द फर्स्ट वन इज़ ज़ैंथोस और सेकेंड वर्ड जो है वो है फाइलोन। क्लियर। ज़ैंथोस का मतलब है येलो और फाइलोन कहते हैं लीफ को, यानी इट्स मीन येलो लीफ। क्लियर। हम अब ये तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन इसके मुतालिक तो क्लियर होगी कि क्लोरोफिल की कैटेगरीज क्या हैं और जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये क्या हैं और इनकी जो मेन 2 कैटेगरीज हैं वो क्या हैं। ठीक है। ओके, अब जो ज़ैंथोफिल है अगर हम इनकी बात करें तो ज़ैंथोफिल जो है एनिमल प्लांट्स दोनों की कैटेगरीज में एग्जिस्ट ये करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारा जो एग है, ठीक है, इस एग के अंदर जो है वो योक होती है और उस योक का जो कलर है वो येलो होता है। वो येलो कलर होता है इट्स बिकॉज ऑफ ज़ैंथोफिल्स की वजह से। और अगर हम रेड कैरेट देखें, हमारा जो कैरेट है, ठीक है, उसका जो ऑरेंज कलर है वो होता है ड्यू टू कैरोटीन्स के जो कैरेट हमारी है, कैरेट वगैरह, तो उसमें जो है वो कैरोटीन्स की अमाउंट होती है जिसकी वजह से उसको जो कलर है वो क्या मिलता है, ऑरेंज। और जो हमारा एग है उसकी जो योक होती है उसका जो कलर येलो है वो किसकी वजह से है, वो ज़ैंथोफिल्स की वजह से है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। इसके अलावा कुछ आपकी बुक पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके मुतालिक लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको मैं आपको बताता हूँ, उनको आपने याद रखना। लाइक वो क्या पॉइंट्स हैं, लाइक अगर आप देखें तो क्लोरोफिल ऑब्जर्व मेनली वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ। ठीक है, इसे आपने याद रखना है इस पॉइंट को कि जो क्लोरोफिल है वो ऑब्जर्व करता है मेनली वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ।
Green, yellow and indigo wavelengths are least observed by chlorophylls and are transmitted or reflected. Though the yellows are often masked by darker green colors, hence plants appear green unless masked by other pigments. कि जो ग्रीन कलर है वो मास्क कर देता है येलो कलर के इफेक्ट को, जिसकी वजह से जो प्लांट के जो लीव्स हैं वो ग्रीन शो होते हैं, ठीक है। और येलो उस वक्त शो होते हैं यानी कि जब इन ऑटम सीज़न, ठीक है, उन सीज़न में जो है वो येलो कलर के जो लीव्स हैं वो शो होते हैं, जब वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लीव्स में एक्युमुलेट हो जाता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जब हम अपने मेन टॉपिक जो क्लोरोफिल है उसके, जैसे कि आप ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो ये आपको जो स्ट्रक्चर सारा शो हो रहा है, ये जो इमेज बनी हुई है, ये है अबाउट द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल की ये एक इमेज है। अब ये इसकी जो रिजेम्बलेंस है अगर आप देखें तो हमने डिस्कस कर रखा है, एक हमारा जो लिपिड है जिसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं, तो सेम इसका जो स्ट्रक्चरल इसकी अगर हम देखें ना, इसका जो स्ट्रक्चरल इमेज है वो सेम रिजेम्बलेंस रखती है फॉस्फोलिपिड से। वो किस तरह से कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स, ठीक है जी, 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका है हेड और जो सेकेंड पार्ट है वो है टेल। क्लियर? हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, हेड इज हाइड्रोफिलिक while tail is hydrophobic. क्लियर? जो हेड है वो आपको पता चल रहा है कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये स्क्वायर शेप में होता है और फ्लैट होता है, फ्लैट होता है और स्क्वायर शेप में होता है, और इसको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग। क्लियर? ओके, और जो टेल है वो लॉन्ग होती है, ठीक है, और इस टेल को हम कहते हैं फाइटोल टेल, और ये होती है मेनली हाइड्रोकार्बन्स की। क्लियर? तो ये अब जो हेड है ये आपने याद रखना है कि इसकी जो नेचर है वो हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल है उसकी नेचर जो है वो हाइड्रोफोबिक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हेड है वो पोरफायरिन रिंग का है और स्क्वायर शेप है उसकी, और जो टेल है वो लॉन्ग है और मेनली किसकी है, हाइड्रोकार्बन टेल। अब इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले क्या हैं, लाइक अगर आप बात करें पोरफायरिन रिंग जो है, पोरफायरिन रिंग, ठीक है जी, इसमें जो है 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, और हर ये जो पायरोल रिंग होती है इसका एक नाइट्रोजन होता है, और ये जो नाइट्रोजन होता है ये बाउंडेड होता है मैग्नीशियम के साथ, ठीक है जी। ये आपने याद रखना। लाइक अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये 4 नाइट्रोजन नज़र आ रहे हैं और चारों के चारों जो है वो एक ही मैग्नीशियम के साथ बाउंडेड है, ठीक है। यानी कि हमें ये पता लग गया कि क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है इसका जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, पोरफायरिन रिंग में। ये आपने जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। सेम एज इट इज़ अगर आप बात करें कि ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में भी क्या होता है कि पोरफायरिन रिंग मौजूद होती है। अब वहाँ पे एक्सेप्शन क्या आ जाती है कि यहाँ पे तो Mg है यानी मैग्नीशियम है, पर हीम ग्रुप जो है उसके अंदर मैग्नीशियम नहीं होता, बल्कि जो सेंट्रल एटम है वो क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो पोरफायरिन रिंग है इसमें जो नाइट्रोजन्स हैं वो किस एक एटम के साथ बाउंडेड है, तो वो है मैग्नीशियम। या अगर आपसे इस तरह पूछा जाए कि जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है उसका जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, तो वो भी क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को जो है वो आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है इसमें जो लाइट है वो किस पोर्शन पे एब्जर्व होती है, उसके हेड पे या टेल पे, तो याद रखें कि जो हेड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट को एब्जर्व जो है वो कौन सा पोर्शन करता है, हेड। टेल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती।
तो ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम ये देख लें कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर जो है इसका क्या मकसद है। ये आपके बुक पे एक पॉइंट है, उसको आपने याद रखना है। लाइक द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन बाय दिस टेल। अब जो थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्योंकि हाइड्रोफोबिक कोर होता है तो उसके अंदर ये टेल जो है वो डिपॉजिट होती है और एम्बेडेड हो जाती है और एंकरिंग का काम करती है। ये टेल जो है ये एंकरिंग का काम कर रही है, किसके लिए? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के लिए। ये जो पोर्शन है ये थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एम्बेडेड होता है, ठीक है, और अपर वाला सरफेस जो होता है वो फ्री होता है जिसने लाइट को एब्जॉर्ब करना होता है। क्लियर? इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो फाइटोल रिंग है इसका एक थोड़ा सा फॉर्मूला लिखा होगा जैसे कि C20H39, ठीक है, इससे आपने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पे क्लियर हो गया आपके। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे आ जाएं कि क्लोरोफिल ए और बी ये दो मेजॉरिटी के लिहाज से जो है इन्हें हम स्टडी करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया कि ए एंड बी जो है वो प्लांट्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें ए जो है वो मोस्ट अबंडेंट होता है। अब क्लोरोफिल ए जो है ना उसमें ये जो टर्मिनल साइड पे ये जो CH3 ये मिथाइल होगा, यानी क्लोरोफिल ए के अंदर ये मिथाइल ग्रुप होगा, जबकि टर्मिनल साइड पे जो क्लोरोफिल बी है वहाँ पे ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा। तो ये दोनों जो है बस ये जो ग्रुप्स हैं ये दो ग्रुप्स, इन दोनों का डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में, कि क्लोरोफिल ए जो है उसमें मिथाइल ग्रुप होगा और क्लोरोफिल बी जो है उसमें टर्मिनल साइड पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा, ठीक है। ये भी MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। ये तो सारी बातें क्लियर हो गई। अब आप देख लें कि जो क्लोरोफिल ए है और जो क्लोरोफिल बी है उसमें ये सिर्फ एक स्लाइड डिफरेंस है, और इस स्लाइड डिफरेंस की वजह से इनमें बहुत से आगे से जो मेजॉरिटीज़ हैं वो निकल आती हैं। लाइक अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी वेवलेंथ्स हैं जिनको क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और उनको क्लोरोफिल बी जो है वो ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जबकि मेजॉरिटी के लिहाज से देखें तो क्लोरोफिल ए जो है वो हाईली स्टडीड है, उसको हम जो है वो मेजर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो कंसीडर करते हैं क्लोरोफिल ए को, ठीक है जी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो क्लियर हो गए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ये भी याद रखने हैं कि जो इनकी जो वेवलेंथ है कि किस कलर की जो वेवलेंथ है उसको ये यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे कि due to this slight difference in their structure, the two chlorophylls show slightly different absorption spectra and hence different colors. Some wavelengths not observed by chlorophyll A are very effectively observed by chlorophyll B and vice versa. ये जैसे मैंने ऑलरेडी बात की कि कुछ ऐसी वेवलेंथ्स हैं जिनको क्लोरोफिल A जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जबकि क्लोरोफिल B जो है वो उनको इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं। Such difference in structure of different pigments increase the range of wavelengths of the light observed. Chlorophyll A is blue green. ये अब आपने पॉइंट याद रखना है कि जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू ग्रीन होता है, जबकि जो क्लोरोफिल बी है वो येलो ग्रीन होता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। ये जो कलर जो आपको बताए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने भूलना नहीं है। इसके बाद जो क्लोरोफिल ए है इनमें मेन डिफरेंस ये है कि जो क्लोरोफिल ए है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, जबकि जो क्लोरोफिल बी है वो डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो क्लोरोफिल जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में वो कौन सा है, तो वो क्लोरोफिल ए है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, ये तो हमने सारे पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए इटसेल्फ एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स, ठीक है, स्लाइडली इन देयर रेड एब्जॉर्बिंग पीक लाइक 670, 680, 690 एंड 700 नैनोमीटर। उसके बाद जो क्लोरोफिल बी है वो क्लोरोफिल ए के साथ पाया जाता है इन ग्रीन प्लांट्स जैसे एम्ब्रियोफाइट्स एंड ग्रीन एल्गी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो क्लोरोफिल है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, जबकि ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल वगैरह उनके अंदर ये सॉल्युबल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए। इस स्ट्रक्चर के मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी मैंने गाइड कर दिया जिनको आपने याद रखना है। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ एसेसरी पिगमेंट्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी भी बात की थी कि एसेसरी पिगमेंट्स हैं क्या। लाइक क्लोरोफिल ए को छोड़कर जो क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल ए को छोड़कर क्लोरोफिल बी, और इसी के साथ साथ जो कैरोटिनॉइड्स हैं,
कैरोटिनॉइड्स, दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स, कि ये डायरेक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व तो नहीं होते, बल्कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर आगे देते हैं क्लोरोफिल को, जिससे फिर फर्दर आगे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो यानी कि इन्हांस होता है, यानी कि ये एनर्जी प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। क्लोरोफिल का काम ही क्या होता है कि इसने एब्जॉर्ब करना होता है एनर्जी को, कहाँ से, जो लाइट से आ रही होती है, कौन सी लाइट, सनलाइट से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स जो हैं ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर आगे ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए को, वहाँ से फिर आगे मेन जो रिएक्शन है वो परफॉर्म होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एक आपको जो है वो कैरोटिनॉइड्स आर येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स दैट ऑब्जर्व स्ट्रांगली द ब्लू वायलेंट रेंज डिफरेंट वेवलेंथ्स देन द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स। तो इसमें एक रिएक्शन है, इसको आप जो है वो देख लें। जैसे रिएक्शन ये है, कैरोटिनॉइड्स से एरोस ने दिया हुआ है क्लोरोफिल बी पे, एंड देन क्लोरोफिल ए। इसका मतलब ये है कि एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र होगी यहाँ पे, ठीक है, और फिर देन एनर्जी ट्रांसफ़र होगी यहाँ से क्लोरोफिल ए पे, और यहाँ से आगे जो रिएक्शन होगा वो मेनली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा प्रोसेस। ये भी करवाते तो हैं, पर इनका काम क्या होता है कि इन्होंने क्लोरोफिल ए के लिए एनर्जी को इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। लाइक आप ये समझ लें कि दीज आर द स्मॉल फैक्ट्रीज, कि इन्होंने एनर्जी जो है उसको हाईली एब्जॉर्व करना है और फिर देना है किसको, क्लोरोफिल ए को। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैरोटिनॉइड्स जो है ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं फोटो डैमेज से, कि कहीं उनको जो है वो फोटो डैमेजिंग ना हो जाए, यानी कि लाइट से होने वाली जो डैमेजिंग है वो ना हो। तो कैरोटिनॉइड्स जो हैं वो क्लोरोफिल्स जो हैं उनको फोटो डैमेज से भी प्रिवेंट करते हैं, ये प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि नीचे लिखा भी हुआ है, सम कैरोटिनॉइड्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट बाय अब्सॉर्बिंग एंड डिसिपेटिंग एक्सेसिव लाइट एनर्जी rather than transferring energy to chlorophyll. Similar carotenoids may be protecting human eye. तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें क्लोरोफिल के बारे में, कैरोटिनॉइड्स के बारे में, ठीक है, और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के बारे में, ये आपने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। इसके अलावा आपको क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला का पता होना चाहिए और क्लोरोफिल बी जो है उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले का भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्लोरोफिल ए जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C55H72O5N4Mg, ठीक है, और क्लोरोफिल बी जो है उसका C55H70O6N4Mg। ये आपने दो फार्मूला जो हैं इनको लाजमी याद रखना है। ये इन दोनों में से कोई एक जो है वो पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, कि आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ लिया जा सकता है और नीचे ये पूछा जाएगा कि बताएं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है क्लोरोफिल ए का है या बी का या सी का। और इस तरह भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल ए जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। नीचे ऑप्शन में आपके पास 4 मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखे होंगे, उनमें से एक को आपने सिलेक्ट करना होगा जो किसका फार्मूला होगा, क्लोरोफिल ए का या क्लोरोफिल बी का। तो ये हमारा जो टॉपिक था अबाउट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, टॉपिक ए था चैप्टर नंबर 6 बायो एनर्जेटिक्स का। ये यहाँ पे जो हमारा क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।